परत एक नवा मुख्यमंत्री मिळू शकतो। गेल्या वेळेस सर आपण सामनामधून जाहीरपणे सांगितलं होतं की अजित पवार हे फुटू शकतात, पुन्हा जाऊ शकतात, त्यावेळी ते बंड जे आहे ते झालं होतं, आता झालं काय वाटतं? पण मी माझी भूमिका मी स्पष्ट केली होती आणि मी सत्य लिहिलं होतं। हे आता आपण पाहिलं असेल, मी जे सामनातून माझं मत व्यक्त केलं होतं किंवा जाहीरपणे बोललो होतो ते साधारण 1.5 महिन्यातच खरं ठरलेलं आहे आणि मी सांगतो की या महाराष्ट्राला एक नवीन मुख्यमंत्री मिळेल। बावनकुळे म्हणतात की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा आहे। अजित पवार मुख्यमंत्री होतील की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री? महाराष्ट्राला नवीन मुख्यमंत्री मिळेल हे माझं भाकीत नसून हे माझं परखड मत आहे। नक्कीच कुणकुण होती, कुणकुण कशाला, पक्की माहिती होती। केंद्रीय यंत्रणांच्या आता त्या संदर्भात जे पोपटलाल आहेत भाजपचे किंवा यंत्रणा आहेत त्याने उत्तर द्यायला पाहिजे। मी ज्यांना तुरुंगासाठी दरवाजे उघडले होते त्यांना मंत्रिपदाची शपथ दिल्यावरती आता भारतीय जनता पक्ष कोणती भूमिका घेणार हा एक विषय आहेच ना चर्चेचा लोकांच्या दृष्टीनं। ते ठीक आहे, घेऊ द्या। हो, ते मी त्याच्याकडे काहीच पाहत नाही, मी अशा गोष्टीकडे पाहत नाही। चला, धन्यवाद। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, शिवसेना के सांसद। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। पंकज, ये कौन सी नई लाइन बोल रहे हैं संजय राउत, क्या कहना चाह रहे हैं इस बयान में? संजय राउत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार से उनकी बात हुई है और शरद पवार ने कहा कि विधायक भले ही चले गए हों लेकिन पार्टी उनके साथ है। आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फूट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है। धन्यवाद। शरद पवार जी से आपकी बात तो देखिए, शिवसेना के सांसद संजय राउत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग इस गेम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाला बदलने वाले जो विधायक हैं वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, इस वजह से ये नया खेल खेला गया है। ये कह रहे हैं संजय राउत, सरकार को खतरा था इसलिए अजित पवार का सहारा लिया गया है। ये बड़ी बात संजय राउत की तरफ से कही गई है। लेकिन एक चौंकाने वाला बयान भी उन्होंने दिया। वो कहते हैं महाराष्ट्र को जल्दी नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अजित पवार के पास 35 विधायकों का समर्थन है। ये देखिए, गवर्नर को 35 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एनसीपी के 6 एमएलसी भी अजित पवार के साथ हैं। अजित पवार के पास 35 विधायकों का समर्थन है। ये जानकारी दे दी गई है राजभवन को और गवर्नर को 35 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। राजीव, और क्या डेवलपमेंट है जरा बताएं। देखिए, लगभग 40 से ज़्यादा विधायक जो हैं इस वक्त अजित पवार के साथ है। सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा 45 प्लस हो सकता है। इसके अलावा 3 सांसद जो कि यहाँ पर मौजूद थे शपथ ग्रहण में, जिसमें अमोल कोले जो कि लोकसभा के सांसद हैं, सुनील तटकरे वो भी लोकसभा के सांसद हैं, प्रफुल्ल पटेल जो कि राज्यसभा से हैं। इसके अलावा 6 एमएलसी जो हैं वो भी अजित पवार के समर्थन में है। तो जाहिर बात है माफ कीजिए, तो अजित पवार का पूरी तरह से दावा पार्टी पर अब पूरी तरह से बनता दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में जो है अजित पवार पार्टी पर अपना हक वो स्पष्ट तौर पर जताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है कि अजित पवार जो हैं वो खुलकर बगावत कर चुके हैं। और जिस तरह से विधायक से लेकर सांसद उनके सपोर्ट में आए हैं तो एनसीपी पर भी अपना दावा पुख्ता करेंगे। राजीव, अभी अजित पवार की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है?
क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना ट्विटर बायो चेंज किया है, उसमें वो डिप्टी सीएम तो खुद को लिख ही रहे हैं, ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एनसीपी लीडर भी उन्होंने खास तौर पर लिखा हुआ है, इसका जिक्र किया हुआ है। क्या इसका सीधा मतलब यह है कि एनसीपी पर वो दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं कि असली एनसीपी उन्हीं की एनसीपी है? राजीव, चलिए, राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। समीर चौगांवकर साहब, अगर आप इसका जवाब दे सकें। देखिए, मुझे लग रहा है अजित पवार विपक्ष के नेता थे महाराष्ट्र विधानसभा में, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी वो विधायक दल के नेता थे। तो नेता तो पार्टी के रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो 35 विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने राज्यपाल को दे दिया है, 4 एमएलसी का दे दिया है, तो अब ये बहुत स्पष्ट है कि अजित पवार के पास बहुसंख्यक विधायकों का समर्थन है। अब ये देखना होगा कि संगठन के अंदर कितने जिलाध्यक्ष और संगठन की जो इकाई है राष्ट्रवादी कांग्रेस की, वो अजित पवार के साथ कितना साथ देती है। तो मुझे लग रहा है अजित पवार ने ये विद्रोह करने के पहले संगठन में भी अपनी बहुमत तैयार कर लिया होगा, और अब देखना यह है कि शरद पवार अगला स्टेप क्या उठाते। अजित पवार को जो और वैसे भी तो एनसीपी के संगठन पर अच्छी खासी पकड़ मानी ही जाती थी अजित पवार की। यह कहा जाता था कि संगठन को संभालने में अजित पवार का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये शुरुआत से रहा है, जब शरद पवार ने अपने बेटी सांसद सुप्रिया सुले को राजनीति में लेकर आए थे, सांसद बनाया, तो उसे दिल्ली की राजनीति की। सुप्रिया सुले ने कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा अजित पवार, शरद पवार के निर्देशन में देखते रहे, और पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस में उनकी भयंकर पकड़ है, मजबूत पकड़ है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। अजीत पवार के साथ कुल 40 एमएलए हैं, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। तो अजीत पवार के पास कुल 40 एमएलए का समर्थन है। एनसीपी के 3 सांसद भी अजीत पवार के साथ हैं, ये अपडेट हमें मिल रहा है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अमोल कोले उनके साथ हैं। ये अपडेट हमें इस वक्त का मिल रहा है। अजीत पवार के साथ कुल 40 एमएलए का साथ है। राजीव का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। राजीव, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि 45 से ज़्यादा एमएलए जो हैं वो इस वक्त अजीत पवार के समर्थन में हैं। चूंकि यहाँ पर अभी ये दावा किया गया था कि शुरुआत में 30, उसके बाद में जब नेता शपथ ग्रहण के बाद निकले तो उन्होंने 40 कहा, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बात पुख्ता हो रही है कि 45 से ज़्यादा एमएलए जो है वो अजित पवार के साथ जा सकते हैं। दरअसल इस पूरी बगावत के पीछे एक ही वजह है कि पार्टी पर नियंत्रण कौन रखेगा, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है बार बार कि सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी रखती है, वो केंद्र की राजनीति करना चाहती है, लेकिन सुप्रिया सुले को नियंत्रण महाराष्ट्र की राजनीति का चाहिए। और ये बात अजीत पवार को कभी भी हजम नहीं हुई, कभी भी वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि करनी केंद्र की राजनीति है, लेकिन कंट्रोल चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति का। और चूंकि अजीत दादा पवार जो है लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं, कई बार उप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, और उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति की बाकायदा हर चीज पता है, हर एक नेता को जानते हैं, हर एक जिले में किस तरह से पार्टी संगठन को उन्होंने मजबूत किया है। लोग उनके पास खुद चलकर आते हैं, और इसी वजह से वो संगठन में जिम्मेदारी चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर वो दोबारा संगठन में लौट कर आते हैं तो जिस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है पार्टी में, वो अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर सकते हैं, लोग उनके समर्थन में आ सकते हैं। हालांकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपनी बिसात पूरी तरह से बिछाई और एक एक करके तमाम लोगों को जोड़ा, और इसकी भनक शरद पवार तक को नहीं लगी। जो शरद पवार कल तक गुगली की बात कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस को बोल्ड करने की बात कर रहे थे, आज वो अजित पवार की गुगली से खुद ही बोल्ड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच लगातार बड़ी खबरों के आने का सिलसिला महाराष्ट्र से जारी है, एक के बाद एक तमाम अहम ब्रेकिंग न्यूज। ये देखिए, पवार सांसद रख पाए तो बहुत है, ये कह दिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। लोकसभा में उनकी सीटें नहीं बचेंगी, यानी आने वाले वक्त में भी बहुत कुछ होने वाला है, इसके संकेत देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। शिंदे साहब, आपकी पार्टी की डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब विरोधकांना मोठा धक्का आहे का? विरोधकांना धक्का आहे की शॉक आहे? सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा।
ज्या वेगाने सुरू आहे त्यामुळे विकासाला साथ दिलेली आहे अजितदादांनी. तो देखिए मुख्यमंत्री ये बड़ी बात कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, इतना कुछ हो गया, लेकिन एकनाथ शिंदे का ये कहना कि अभी तो ये बस शुरुआत भर है, यानी आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, कुछ देर में अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होगी, जिसमें एनसीपी से बगावत की पूरी कहानी उम्मीद है सामने आएगी कि क्या, कब, कैसे हुआ और क्यों हुआ। कुछ देर में अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। ये देखिए इसी कुर्सी पर अजीत पवार बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। 54 विधायक हैं कुल एनसीपी के, जिसमें से 40 एमएलएज अजीत पवार के साथ सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि विधायकों की संख्या जो अजीत पवार के पाले में है, उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। 45 तक विधायक जो हैं वो अजीत दादा पवार के साथ नजर आ रहे हैं, कहा तो यहां तक जा रहा है। इसके अलावा एनसीपी के कई सांसद भी अजीत पवार के साथ हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम एनसीपी के राज्यसभा सांसद और शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल का है, जिनके बारे में यह जानकारी मिल रही है कि उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। आज आम्ही सगळ्यांनी एक निर्णय घेऊन हे जे काही सरकार आहे शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार, म्हणजे शिवसेना, शिंदे आणि भाजप त्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे आम्ही बहुसंख्य जवळपास आमदार पक्ष, सगळा पक्ष असा आम्ही त्याच्यामध्ये जायचा निर्णय घेतलाच मंत्री सरकारमध्ये। आणि त्या प्रकारे मी आणि इतर आमच्या सहकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळात शपथ घेतली। आज राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला शपथ दिली। अजूनही काही मंत्रिमंडळामध्ये पुढं विस्तार केला जाणार आहे, त्यावेळेस पण इतर सहकारी मित्रांना त्याच्यामध्ये संधी देण्याचा प्रयत्न आम्हा लोकांचा राहणार आहे, कारण काही राज्यमंत्रीपद असतील किंवा मंत्रिपद असतील, हा झाला पहिला भाग। या संदर्भामध्ये अनेक दिवस चर्चा त्या ठिकाणी चालू होती। ती चर्चा चालू असताना वरिष्ठ पातळीवरचे आम्ही सगळेजण एकत्र बसायचो। सध्या देश पातळीवरची जी काही राजकीय परिस्थिती आहे, राज्याची जी काही परिस्थिती आहे आणि ह्या सगळ्याचा विचार करता आपण विकासाला महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे, असं माझं आणि आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं स्पष्ट मत त्या ठिकाणी आलं। आणि त्याच्यातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली गेले 9 वर्ष जो काही कारभार चाललेला आहे, त्या कारभाराच्या निमित्तानं जर आपण बघितलं तर अतिशय मजबूतीनं देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न हे मोदी साहेब त्या ठिकाणी करतायत। आणि असा प्रयत्न करत असताना आज आपण पण त्या बाबीला पाठिंबा दिला पाहिजे। हमने उनके साथ जाने का निर्णय लिया। तुम्ही पाहताय सगळेजण की सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतायत, फक्त त्यांच्या बैठका होत आहेत। प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळी परिस्थिती आहे, म्हणजे तुम्ही कुठलंही राज्य बघितलं तर तिथं कुठं सभी विरोधी पक्ष उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में बैठक हो रही है। कुठं केजरीवाल साहेब त्यांचं आप पार्टी विरुद्ध काँग्रेस, पंजाबमध्ये देखील तसंच, असं अनेक ठिकाणी वेगवेगळे प्रश्न त्याच्यामध्ये आहेत। त्याच्यामुळं ज्यावेळेस विरोधी पक्षाची बैठक एकत्र होती त्याच्यातनं आउटपुट तसं बघितलं तर काही निघत नाही। आपला एवढा मोठा देश, आता तर जगात सगळ्यात जास्त लोकसंख्या झालेला आपला भारत देश असल्यामुळं आज तिथंही मजबूत खंबीर अशा प्रकारचं नेतृत्वाची नितांत गरज आहे। आणि ती गरज असल्यामुळं हमने लेकिन इन विरोधी पक्षों की बैठकों के बावजूद इन बैठकों में कुछ निकलता नहीं है। इतने बड़े देश में आज एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो पीएम मोदी इस देश को दे रहे हैं। नेतेपदाचा राजीनामा दिला आणि मागे देखील आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं मी माझी भूमिका स्पष्ट सर्वांच्या समोर, मान्यवरांच्या समोर, कार्यकर्त्यांच्या समोर त्या ठिकाणी मांडलेली होती। आजपर्यंत आम्ही सगळ्यांनी
भुजबळ साहेबांनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी थी कि मुझे संगठन में काम करना है। राहत होते आणि तिथंच पक्षाची स्थापना झाली आणि गेली 24 वर्ष वेगवेगळ्या पद्धतीने तो पक्ष वाढण्याच्या करता प्रफुल्लभाई पटेल साहेब असतील किंवा भुजबळ साहेब असतील किंवा सगळेच जण असतील, सगळ्यांनीच आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलं. इथपर्यंतचा पक्ष इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये तरुणांना संधी देणं गरजेचं आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या आपले रिजन आहेत, त्या रिजनमध्ये नक्की नवीन कार्यकर्ते पिछले 24 साल से मैं राजनीति में हूँ, पार्टी में अलग अलग पद पर काम करते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन अब पार्टी में युवाओं को तरजीह देने की जरूरत है. साहेब त्याच्यात होते, बाकीचे मान्यवर होते. आम्ही सगळ्यांनीच डेव्हलपमेंट म्हणजे त्यावेळेस करोना होता तरी डेव्हलपमेंट हा एकमेव विचार करून त्याच्यामध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. काही जण आता वेगवेगळी टीका टिप्पणी करणार. आम्हाला टीका टिप्पणीला फार उत्तर देण्याचं कारण नाही. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपण कामाशी मतलब ठेवत असतो. महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांगीण विकास करणं, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय निधी महाराष्ट्राला कसा मिळेल तो त्या ठिकाणी पाहणं आणि महाराष्ट्रातली जनता समाधानी कशी राहील. हम सिर्फ काम से मतलब रखते हैं. महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है. महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र से निधि कैसे मिलेगी ये महत्वपूर्ण है. जवळपास बहुतेक आमदारांना तो निर्णय मान्य आहे, लोकप्रतिनिधींना मान्य आहे, पक्ष सगळा आमच्या बरोबरच आहे आणि उद्याच्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच आम्ही त्या सरकारमध्ये सामील झालो. पुढं पण तशाच पद्धतीनं कुठल्याही निवडणुका असतील, जिल्हा परिषद असतील, तालुका पंचायत असतील, महानगरपालिका, नगरपालिका, आमदारकी, खासदारकी, तशाच प्रकारे जे काही पक्षाचं चिन्ह आहे, पक्षाचं नाव आहे, त्याच नावाखाली चिन्हाखाली आम्ही सगळेजण निवडणुका लढवणार आणि त्याच्यातून पक्ष अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न, पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न हा आम्ही आने वाले दिनों में जो पार्टी का निशान है, पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उस चुनाव चिन्ह के मद्देनजर ही हम स्थानीय से लेकर विधायकी और सांसदीय चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को और मजबूत बनाएंगे. तिथेही पक्षाचे 7 आमदार निवडून आलेले होते. 7 जणांनी निर्णय त्या बाबतीमध्ये घेतला आणि तिथं भाजपच्या बरोबर त्या ठिकाणी पक्ष मणिपुर में भी जो चुनाव हुआ था 7 विधायक चुनकर आए थे एनसीपी के. पक्षाची मान्यता घेऊन तिथे गेलेले. दूसरी गोष्ट वो भी सभी विधायक जो हैं वो बीजेपी के समर्थन में हैं, बीजेपी समर्थन दे रहे हैं. आम्ही 3.5 वर्षापूर्वी जो निर्णय घेतलेला होता त्याही वेळेस शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असं तिघांचं सरकार होतं. उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळ्यांनी काम केलं. त्याच्यामध्ये जातीयवादी म्हणण्याचा अधिकार जर आम्ही शिवसेनेबरोबर जाऊ शकतो तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर पण जाऊ शकतो. त्याच्यामध्ये तिथले कुठं अडचण नाही. नागालँडमध्ये आम्ही जाऊ शकतो. तर राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, पिछले 2.5 साल हमने शिवसेना और कांग्रेस के साथ सरकार चलाई सगळा जो घटक और इस सरकार चलाने के दरमियान हमने ये सोचा कि अगर हम शिवसेना के साथ सरकार चला सकते हैं, शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं. मणिपुर में भी हमारे विधायक भाजपा के समर्थन में हैं. मुख्यमंत्री महोदयांचा तो अधिकार असतो. ती डिपार्टमेंट घेतल्यानंतर ताबडतोब आम्ही त्या कामाला झोकून देणार आणि ते काम करत असताना पक्षवाढीच्या करता देखील आम्ही आमचं सर्वस्व त्या ठिकाणी पणाला लावणार आणि पक्ष अधिक मजबूतीनं पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार. अशा प्रकारचा मनोदय आमच्या सर्वांचा आहे. आगे पार्टी को कैसे मजबूत कर सकेंगे उस दिशा में सभी को एक लेकर एक साथ करके काम करेंगे. मी फोनवर संपर्क साधला. विशेषतः मी लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीमध्ये बोलतोय. त्यांच्याशी पण संपर्क त्या ठिकाणी साधला. त्यांनी पण त्याला मान्यता दिली. काही जण आज संध्याकाळपर्यंत पोहोचतील आणि अशा पद्धतीनं सगळे मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे. नंबर 1, आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच या महाराष्ट्र सरकारचा तिसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत. काही लोकांचा जो आहे गैरसमज आहे की पार्टी सोडली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणून आम्ही सामील झालेलो आहोत. अनेक दिवस जे आहेत पूर्ण कल्पना आहे की चर्चा हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर
इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोगों की गैर समझ है कि हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ी है, तो ऐसा नहीं है। हमने पार्टी नहीं तोड़ी है। बतौर एनसीपी पार्टी हमने सरकार को समर्थन दिया है। कुठेतरी आहे आपल्याला पॉझिटिव्हली सकारात्मक काम करणं गरजेचं आहे। आम्ही तो निर्णय घेतला। एक नक्कीच आहे की त्या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेब त्यांच्यावर आम्ही अनेक वेळा टीका पण केली, पण हे नाकारता येत नाही की आज अतिशय मजबूतीनं देशाचं नेतृत्व त्यांच्या हातामध्ये अतिशय सुखरूप आहेत आणि ते जी कामं आहेत विकासाची, मग महाराष्ट्र सरकार असो किंवा भारत सरकार असो, विकासाच्या कामाला ताबडतोब निर्णय घेऊन किंवा जे काही अनेक प्रश्न जे आहेत त्या किचकट प्रश्नावर सुद्धा निर्णय घेऊन त्यांनी समाधान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। विशेषतः माझ्यापुरतं तर बोलायचं झालं तर ओबीसीचे तर अनेक प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत आमच्या ओबीसीचे। आता हे ओबीसीचे प्रश्न जे आहेत हे जर सोडवायचे असतील तर भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याशिवाय तर सुटणारच नाही। ते करताय, परंतु आतमध्ये राहून जे आहे ओबीसी समाजाचे सुद्धा अनेक प्रश्न किंवा इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रश्न जे आहेत आम्हाला सोडवता येणार आहे। एक आता जे दादाने सांगितलं की पाटणाला सुद्धा जी काही मीटिंग झाली, आपण पाहतोय कोण याच्यावर रागवतोय, कोण त्याच्यावर रागवतो, हा निघून जातो, तो निघून जातोय, अर्धे येतात अर्धे येत नाहीत। त्यामुळे आपण जे पाहिलं आहे की एकूण या देशामध्ये हे सर्व पक्ष जे विरोधी पक्ष ते तरी कुठे एकत्र येत आहेत। आणि अगदी खरं सांगायचं म्हणजे आमच्या पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री 24मध्ये सुद्धा। आता जर हे असं जर आहे तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे आणि आपले जे प्रश्न आहेत, जनतेचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी आपण सगळ्या सरकारची मदत घेतली पाहिजे, आपण सरकारला मदत केली पाहिजे। उगाच रस्त्यावर भांडून जे आहेत हे प्रश्न काही सुटणार नाही आहेत। त्याच्यामुळे शासनामध्ये जाऊन जे आहेत हे प्रश्न सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे। बाकी दादाने सांगितलं, लोक आता आरोप करतात की यांच्यावर केसेस आहेत, कोणतरी बोलत केसेस आहेत म्हणून ते गेलेत। कोणावर केसेस आहेत? अजितदादावरच केसेस नील केल्या, माझी केस जी आहे महत्त्वाची ती सुटली। अनिल भाईदास त्यांच्यावर केस नाही, तटकरे मॅडमवर केस नाही, धर्मराज बाबात्राम केस नाही, दिलीप वळसे पाटील केस नाही, संजय बनसोडे केस नाही। कुणावर केस आहे बाबा? हसन मुश्रीफ आहे, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण त्याला पाहतोय की त्यांची केस सुद्धा एवढी चांगली आहे की त्यांना अजिबात अजूनही जे आहे त्यांच्यावर आरोप ठेवून जी कठोर कारवाई आहे ती कारवाई केली नाही कोर्टाने। त्यांना वारंवार जे कोर्ट जे आहे त्या तारखा पुढे ढकलत आहेत। याचं कारणच असं आहे की तेवढं मजबूत असं काही ठोस त्यांच्या विरुद्ध सापडत नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार में नए नए मंत्री बने छगन भुजबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो कही गई है अजित पवार की तरफ से वो ये कि हमने एनसीपी के तौर पर सरकार को समर्थन किया है, यानी वो खुद को एनसीपी का नया मुखिया बता रहे हैं। छगन भुजबल भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, हमने बतौर पार्टी बतौर एनसीपी सरकार को समर्थन दिया है। जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी इसमें आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज़्यादा चला नहीं,
2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहाँ चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर कोई भी देश में जाते हैं, सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं और ऐसा डेवलपमेंट के बारे में ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना स्टेट का देखते हैं, अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज़ का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वैसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बंसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी।
एकाने विचारा ना. तो मग तुम्ही एकाने विचारा. मी विनंती करतो. मैंने जो कुछ कहा है वो सबके आपके सामने रखा. काय नाराजगी दूर करेंगे क्या? अरे एक आदमी पूछो ना. अरे आमच्याकडं सर्व आकडा आहे. आम्ही काय एक मिनिट आकडा काय आमच्याबरोबर सगळे आमदार आहेत. आपण काळजी करू नका. आकडा सांगायला काही मटक्याचा आकडा काढायचा नाही आपल्याला. त्याच्यामुळं तुम्ही तो काही विचार करू नका. सगळेजण आमच्याबरोबर आहेत. पार्टी आमच्याबरोबर आहे. आम्ही सगळ्यांना त्या ठिकाणी सांगितलं. वरिष्ठांना पण सांगितलं. डेमोक्रेसीमध्ये बहुमताला त्या ठिकाणी महत्त्व दिलं जातं. ही आजपर्यंतची परंपरा आहे आणि त्या पद्धतीनं पाठीमागच्या काळामध्ये देखील काँग्रेसमधनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बाजूला आली आणि नवी पार्टी उभी राहिली. त्यावेळेस भुजबळसाहेब, प्रफुल्लभाई ह्या सगळ्यांनी साथ दिली आणि पार्टी पुढे गेली. त्याच्यानंतर वेळोवेळी पार्टीनं अनेकदा वेगवेगळे निर्णय घेतलेले 24 वर्षामध्ये आपल्यालाही सगळ्यांना माहिती आहे. आता बरंच 24 अजित पवार की तरफ से जो कही गई है वो ये कि एनसीपी मेरी पार्टी है, एनसीपी में ही रहूंगा, एनसीपी हमने छोड़ी नहीं है. बतौर पार्टी हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा भरोसा है. ये कहते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं और उनके साथ बैठे हैं छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल उनकी दाहिनी तरफ, जिन्होंने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है. प्रफुल्ल पटेल क्या कहते हैं ये भी देखना बहुत अहम होगा. प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के सबसे खास नेताओं में उनकी गिनती होती थी और आज बगावत के बाद वो अजीत पवार के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही हम अगला चुनाव लड़ेंगे, ये कह दिया है, ये ऐलान कर दिया है अजीत पवार ने. यानी साफ तौर पर वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ आने वाले सारे विधायक जो हैं उनके साथ पूरी तरह से इंटैक्ट हैं. वो ये भी कहते हैं कि एनसीपी के सभी विधायक मेरे साथ हैं. यानी असली एनसीपी अजीत पवार की एनसीपी है, शरद पवार की नहीं. ये वो सीधे तौर पर बताते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं. परत एक नवा मुख्यमंत्री मिळू शकतो. गेल्या वेळी सर आपण सामनामधून जाहीरपणे सांगितलं होतं की अजित पवार हे फुटू शकतात, पुन्हा जाऊ शकतात. त्यावेळी ते बंड जे आहे ते झालं होतं. आता झालं काय वाटतं? पण मी माझी भूमिका मी स्पष्ट केली होती आणि मी सत्य लिहिलं होतं. हे आता आपण पाहिलं असेल. मी जे सामनातून माझं मत व्यक्त केलं होतं किंवा जाहीरपणे बोललो होतो ते साधारण 1.5 महिन्यातच खरं ठरलेलं आहे. आणि मी सांगतो की या महाराष्ट्राला एक नवीन मुख्यमंत्री मिळेल. बावनकुळे म्हणतात की हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा आहे. अजित पवार मुख्यमंत्री होतील की देवेंद्र फडणवीस? महाराष्ट्राला नवीन मुख्यमंत्री मिळेल हे माझं भाकीत नसून हे माझं परखड मत आहे. नक्कीच कुणकुण होती. कुणकुण कशाला, पक्की माहिती होती. आता त्या संदर्भात जे पोपटलाल आहेत भाजपचे किंवा यंत्रणा आहेत त्याने उत्तर द्यायला पाहिजे. ज्यांना तुरुंगासाठी दरवाजे उघडले होते त्यांना मंत्रिपदाची शपथ दिल्यावरती आता भारतीय जनता पक्ष कोणती भूमिका घेणार हा एक विषय आहेच ना चर्चेचा लोकांच्या दृष्टीनं. ते ठीक आहे, घेऊ द्या. हो, ते मी त्याच्याकडे काहीच पाहत नाही. मी अशा गोष्टीकडे पाहत नाही. चला, धन्यवाद. तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, शिवसेना के सांसद. वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा. पंकज, ये कौन सी नई लाइन बोल रहे हैं संजय राउत? क्या कहना चाह रहे हैं इस बयान में? संजय राउत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार से उनकी बात हुई है और शरद पवार ने कहा कि विधायक भले ही चले गए हों लेकिन पार्टी उनके साथ है. आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है. उसका मतलब ये है
जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। जिन लोगों ने शपथ ली है वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर है। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है। धन्यवाद। शरद पवार जी से आपकी बात तो देखिए, शिवसेना के सांसद संजय राउत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग इस गेम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाला बदलने वाले जो विधायक हैं वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, इस वजह से ये नया खेल खेला गया है। ये कह रहे हैं संजय राउत, सरकार को खतरा था इसलिए अजीत पवार का सहारा लिया गया है। ये बड़ी बात संजय राउत की तरफ से कही गई है। लेकिन एक चौंकाने वाला बयान भी उन्होंने दिया। वो कहते हैं महाराष्ट्र को जल्दी नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अजीत पवार के पास 35 विधायकों का समर्थन है। ये देखिए, गवर्नर को 35 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एनसीपी के 6 एमएलसी भी अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार के पास 35 विधायकों का समर्थन है। ये जानकारी दे दी गई है राजभवन को और गवर्नर को 35 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। राजीव, और क्या डेवलपमेंट है जरा बताएं। देखिए, लगभग 40 से ज़्यादा विधायक जो हैं इस वक्त अजीत पवार के साथ है। सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा 45 प्लस हो सकता है। इसके अलावा 3 सांसद जो कि यहाँ पर मौजूद थे शपथ ग्रहण में, जिसमें अमोल कोले जो कि लोकसभा के सांसद हैं, सुनील तटकरे वो भी लोकसभा के सांसद हैं, प्रफुल्ल पटेल जो कि राज्यसभा से हैं। इसके अलावा 6 एमएलसी जो हैं वो भी अजीत पवार के समर्थन में है। तो जाहिर बात है माफ कीजिए, तो अजीत पवार का पूरी तरह से दावा पार्टी पर अब पूरी तरह से बनता दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में जो है अजीत पवार पार्टी पर अपना हक वो स्पष्ट तौर पर जताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है कि अजीत पवार जो हैं वो खुलकर बगावत कर चुके हैं। और जिस तरह से विधायक से लेकर सांसद उनके सपोर्ट में आए हैं तो एनसीपी पर भी अपना दावा पुख्ता करेंगे। राजीव, अभी अजीत पवार की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना ट्विटर बायो चेंज किया है उसमें वो डिप्टी सीएम तो खुद को लिख ही रहे हैं, ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एनसीपी लीडर भी उन्होंने खास तौर पर लिखा हुआ है, इसका जिक्र किया हुआ है। क्या इसका सीधा मतलब यह है कि एनसीपी पर वो दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं कि असली एनसीपी उन्हीं की एनसीपी है? राजीव, चलिए, राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। समीर चौगांवकर साहब, अगर आप इसका जवाब दे सकें। देखिए, मुझे लग रहा है अजीत पवार विपक्ष के नेता थे महाराष्ट्र विधानसभा में और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी वो विधायक दल के नेता थे। हाँ। तो नेता तो पार्टी के रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो 35 विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने राज्यपाल को दे दिया है, 4 एमएलसी का दे दिया है, तो अब ये बहुत स्पष्ट है कि अजीत पवार के पास बहुसंख्यक विधायकों का समर्थन है। अब ये देखना होगा कि संगठन के अंदर कितने जिलाध्यक्ष और संगठन की जो इकाई है राष्ट्रवादी कांग्रेस की वो अजीत पवार के साथ कितना साथ देती है। तो मुझे लग रहा है अजीत पवार ने ये विद्रोह करने के पहले संगठन में भी अपनी बहुमत तैयार कर लिया होगा और अब देखना यह है कि शरद पवार अगला स्टेप क्या उठाते हैं। अजीत पवार को जो करना, वैसे भी तो एनसीपी के संगठन पर अच्छी खासी पकड़ मानी ही जाती थी अजीत पवार की। ये कहा जाता था कि संगठन को संभालने में अजीत पवार का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये शुरुआत से रहा है, जब शरद पवार ने अपने बेटी सांसद सुप्रिया सुले को राजनीति में लेकर आए थे, सांसद बनाया, तो उसे दिल्ली की राजनीति की। सुप्रिया सुले ने कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा अजीत पवार, शरद पवार के निर्देशन में देखते रहे और पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस में उनकी भयंकर पकड़ है, मजबूत पकड़ है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। अजीत पवार के साथ कुल 40 एमएलए हैं, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। तो अजीत पवार के पास कुल 40 एमएलए
एमएलएज का समर्थन है। एनसीपी के 3 सांसद भी अजीत पवार के साथ हैं। ये अपडेट हमें मिल रहा है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अमोल कोले उनके साथ हैं। ये अपडेट हमें इस वक्त का मिल रहा है। अजीत पवार के साथ कुल 40 एमएलएज का साथ है। राजीव का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। राजीव, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं कह रहा था कि 45 से ज़्यादा एमएलए जो हैं वो इस वक्त अजीत पवार के समर्थन में हैं। चूंकि यहाँ पर अभी ये दावा किया गया था कि शुरुआत में 30, उसके बाद में जब नेता शपथ ग्रहण के बाद निकले तो उन्होंने 40 कहा, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बात पुख्ता हो रही है कि 45 से ज़्यादा एमएलए जो है वो अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। दरअसल इस पूरी बगावत के पीछे एक ही वजह है कि पार्टी पर नियंत्रण कौन रखेगा, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है बार बार कि सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी रखती है, केंद्र की राजनीति करना चाहती है, लेकिन सुप्रिया सुले को नियंत्रण महाराष्ट्र की राजनीति का चाहिए। और ये बात अजीत पवार को कभी भी हजम नहीं हुई, कभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि करनी केंद्र की राजनीति है लेकिन कंट्रोल चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति का। और चूंकि अजीत दादा पवार जो हैं लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं, कई बार उप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, और उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति की बाकायदा हर चीज पता है, हर एक नेता को जानते हैं, हर एक जिले में किस तरह से पार्टी संगठन को उन्होंने मजबूत किया है। लोग उनके पास खुद चलकर आते हैं और इसी वजह से वो संगठन में जिम्मेदारी चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर वो दोबारा संगठन में लौट कर आते हैं तो जिस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है पार्टी में, वो अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर सकते हैं, लोग उनके समर्थन में आ सकते हैं। हालांकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपनी बिसात पूरी तरह से बिछाई और एक एक करके तमाम लोगों को जोड़ा और इसकी भनक शरद पवार तक को नहीं लगी। जो शरद पवार कल तक गुगली की बात कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस को बोल्ड करने की बात कर रहे थे, आज वो अजीत पवार की गुगली से खुद ही बोल्ड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच लगातार बड़ी खबरों के आने का सिलसिला महाराष्ट्र से जारी है, एक के बाद एक तमाम अहम ब्रेकिंग न्यूज। ये देखिए, पवार सांसद रख पाए तो बहुत है, ये कह दिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। लोकसभा में उनकी सीटें नहीं बचेंगी, यानी आने वाले वक्त में भी बहुत कुछ होने वाला है, इसके संकेत देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। शिंदे साहब, आपकी पार्टी के डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब विरोधकांना मोठा धक्का आहे का? विरोधकांना धक्का है कि शॉक है? सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा शरद पवार पूर्ण राष्ट्रवादी सोबत आहे का सर? काम करत नाही। राज्याचा विकास ज्या वेगाने सुरू आहे त्यामुळे विकासाला साथ दिलेली आहे अजितदादांनी। तो देखिए, मुख्यमंत्री बड़ी बात कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, इतना कुछ हो गया, लेकिन एकनाथ शिंदे का ये कहना कि अभी तो ये बस शुरुआत भर है, यानी आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, कुछ देर में अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होगी, जिसमें एनसीपी से बगावत की पूरी कहानी उम्मीद है सामने आएगी कि क्या, कब, कैसे हुआ और क्यों हुआ। कुछ देर में अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। ये देखिए, इसी कुर्सी पर अजीत पवार बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। 54 विधायक हैं कुल एनसीपी के, जिसमें से 40 एमएलएज अजीत पवार के साथ सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि विधायकों की संख्या जो अजीत पवार के पाले में है, उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। 45 तक विधायक जो हैं वो अजीत दादा पवार के साथ नजर आ रहे हैं, कहा तो यहां तक जा रहा है। इसके अलावा एनसीपी के कई सांसद भी अजीत पवार के साथ हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम एनसीपी के राज्यसभा सांसद और शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल का है, जिनके बारे में यह जानकारी मिल रही है कि उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। आज आम्ही सगळ्यांनी
एक निर्णय घेऊन हे जे काही सरकार आहे शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार, म्हणजे शिवसेना, शिंदे आणि भाजप त्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे आम्ही बहुसंख्य जवळपास आमदार पक्ष, सगळा पक्ष असा आम्ही त्याच्यामध्ये जायचा निर्णय घेतला सरकारमध्ये. आणि त्या प्रकारे मी आणि इतर आमच्या सहकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळात शपथ घेतली. आज राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला शपथ दिली. अजूनही काही मंत्रिमंडळामध्ये पुढं विस्तार केला जाणार आहे. त्यावेळेस पण इतर सहकारी मित्रांना त्याच्यामध्ये संधी देण्याचा प्रयत्न आम्हा लोकांचा राहणार आहे. कारण काही राज्यमंत्रीपद असतील किंवा मंत्रिपद असतील, हा झाला पहिला भाग. ह्या संदर्भामध्ये अनेक दिवस चर्चा त्या ठिकाणी चालू होती. ती चर्चा चालू असताना वरिष्ठ पातळीवरची आम्ही सगळेजण एकत्र बसायचो. सध्या देश पातळीवरची जी काही राजकीय परिस्थिती आहे, राज्याची जी काही परिस्थिती आहे आणि ह्या सगळ्याचा विचार करता आपण विकासाला महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे असं माझं आणि आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं स्पष्ट मत त्या ठिकाणी आलं. आणि त्याच्यातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली गेले 9 वर्ष जो काही कारभार चाललेला आहे, त्या कारभाराच्या निमित्तानं जर आपण बघितलं तर अतिशय मजबूतीनं देशाला पुढं नेण्याचा प्रयत्न हे मोदी साहेब त्या ठिकाणी करतायत. आणि असा प्रयत्न करत असताना आज आपण पण त्या बाबीला पाठिंबा दिला पाहिजे. हमने उनके साथ जाने का निर्णय लिया. तुम्ही पाहताय सगळेजण की सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतायत. फक्त त्यांच्या बैठका होत आहेत. प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळी परिस्थिती आहे. म्हणजे तुम्ही कुठलंही राज्य बघितलं तर तिथं कुठं सभी विरोधी पक्ष उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. अलग अलग राज्यों में बैठक हो रही है. कुठं केजरीवाल साहेब त्यांचं आप पार्टी विरुद्ध काँग्रेस, पंजाबमध्ये देखील तसंच, असं अनेक ठिकाणी वेगवेगळे प्रश्न त्याच्यामध्ये आहेत. त्याच्यामुळं ज्यावेळेस विरोधी पक्षाची बैठक एकत्र होती त्याच्यातनं आउटपुट तसं बघितलं तर काही निघत नाही. आपला एवढा मोठा देश, आता तर जगात सगळ्यात जास्त लोकसंख्या झालेला आपला भारत देश असल्यामुळं आज तिथंही मजबूत खंबीर अशा प्रकारचं नेतृत्वाची नितांत गरज आहे. आणि ती गरज असल्यामुळं आम्ही सगळ्या लेकिन इन विरोधी पक्षों की बैठकों के बावजूद इन बैठकों में कुछ निकलता नहीं है. इतने बड़े देश में आज एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है जो पीएम मोदी इस देश को दे रहे हैं. नेतेपदाचा राजीनामा दिला आणि मागे देखील आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं मी माझी भूमिका स्पष्ट सर्वांच्या समोर, मान्यवरांच्या समोर, कार्यकर्त्यांच्या समोर त्या ठिकाणी मांडलेली होती. आजपर्यंत आम्ही सगळ्यांनी, भुजबळ साहेबांनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी थी कि मुझे संगठन में काम करना है. राहत होते तिथंच पक्षाची स्थापना झाली आणि गेली 24 वर्ष वेगवेगळ्या पद्धतीनं तो पक्ष वाढण्याच्या करता प्रफुल्लभाई पटेल साहेब असतील किंवा भुजबळ साहेब असतील किंवा सगळेच जण असतील, सगळ्यांनीच आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलं. इथपर्यंतचा पक्ष इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये तरुणांना संधी देणं गरजेचं आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या आपले रिजन आहेत, त्या रिजनमध्ये देखील नवीन कार्यकर्ते. पिछले 24 साल से मैं राजनीति में हूँ. पार्टी में अलग अलग पद पर काम करते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ. लेकिन अब पार्टी में युवाओं को तरजीह देने की जरूरत है. साहेब त्याच्यात होते, बाकीचे मान्यवर होते. आम्ही सगळ्यांनीच डेव्हलपमेंट, म्हणजे त्यावेळेस करोना होता तरी डेव्हलपमेंट हा एकमेव विचार करून त्याच्यामध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. काही जण आता वेगवेगळी टीका टिप्पणी करणार. आम्हाला टीका टिप्पणीला फार उत्तर देण्याचं कारण नाही. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपण कामाशी मतलब ठेवत असतो. महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांगीण विकास करणं, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय निधी महाराष्ट्राला कसा मिळेल तो त्या ठिकाणी पाहणं आणि महाराष्ट्रातली जनता समाधानी कशी राहील. हम सिर्फ काम से मतलब रखते हैं. महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है. महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र से निधि कैसे मिलेगी ये महत्वपूर्ण है. जवळपास बहुतेक आमदारांना तो निर्णय मान्य, लोकप्रतिनिधींना मान्य, पक्ष सगळा आमच्या बरोबरच आहे. आणि उद्याच्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
म्हणूनच आम्ही या सरकारमध्ये सामील झालो. पुढं पण तशाच पद्धतीनं कुठल्याही निवडणुका असतील, जिल्हा परिषद असतील, तालुका पंचायत असतील, महानगरपालिका, नगरपालिका, आमदारकी, खासदारकी, तशाच प्रकारे जे काही पक्षाचं चिन्ह आहे, पक्षाचं नाव आहे, त्याच नावाखाली चिन्हाखाली आम्ही सगळेजण निवडणुका लढवणार आणि त्याच्यातून पक्ष अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न, पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न हा आम्ही आने वाले दिनों में जो पार्टी का निशान है, पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उस चुनाव चिन्ह के मद्देनजर ही हम स्थानीय से लेकर विधायकी और सांसदीय चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को और मजबूत बनाएंगे. तिथेही पक्षाचे 7 आमदार निवडून आलेले होते. 7 जणांनी निर्णय त्या बाबतीमध्ये घेतला आणि तिथं भाजपच्या बरोबर त्या ठिकाणी पक्ष मणिपुर में भी जो चुनाव हुआ था 7 विधायक चुनकर आए थे सगळे आमदार पक्षाची मान्यता घेऊन तिथे गेलेले. दूसरी गोष्ट, वो भी सभी विधायक जो हैं वो बीजेपी के समर्थन में हैं, बीजेपी समर्थन दे रहे हैं. आम्ही 3.5 वर्षापूर्वी जो निर्णय घेतलेला होता त्याही वेळेस शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असं तिघांचं सरकार होतं. उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळ्यांनी काम केलं. त्याच्यामध्ये जातीयवादी म्हणण्याचा अधिकार जर आम्ही शिवसेनेबरोबर जाऊ शकतो तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर पण जाऊ शकतो. त्याच्यामध्ये तिथले कुठल्या अडचण नाही. नागालँडमध्ये आम्ही जाऊ शकतो. तर राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, पिछले 2.5 साल हमने शिवसेना और कांग्रेस के साथ सरकार चलाई और इस सरकार चलाने के दरमियान हमने ये सोचा कि अगर हम शिवसेना के साथ सरकार चला सकते हैं, शिवसेना के साथ जा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं. मणिपुर में भी हमारे विधायक भाजपा के समर्थन में हैं. मुख्यमंत्री महोदयांचा तो अधिकार असतो. ती डिपार्टमेंट घेतल्यानंतर ताबडतोब आम्ही त्या कामाला झोकून देणार आणि ते काम करत असताना पक्षवाढीच्या करता देखील आम्ही आमचं सर्वस्व त्या ठिकाणी पणाला लावणार आणि पक्ष अधिक मजबूतीनं पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार. अशा प्रकारचा मनोदय आमच्या सर्वांचा आहे. आगे पार्टी को कैसे मजबूत कर सकेंगे उस दिशा में सभी को एक लेकर एक साथ करके काम करेंगे. मी फोनवर संपर्क साधला. विशेषतः मी लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीमध्ये बोलतोय. त्यांच्याशी पण संपर्क त्या ठिकाणी साधला. त्यांनी पण त्याला मान्यता दिली. काही जण आज संध्याकाळपर्यंत पोहोचतील आणि अशा पद्धतीनं सगळे मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे. नंबर 1, आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच या महाराष्ट्र सरकारचा तिसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत. काही लोकांचा जो आहे गैरसमज आहे की पार्टी सोडली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणून आम्ही सामील झालेलो आहोत. अनेक दिवस जे आहेत तुम्हाला कल्पना आहे की चर्चा हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं. कुछ लोगों की गैर समझ है कि हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ी है, तो ऐसा नहीं है. हमने पार्टी नहीं तोड़ी है. बतौर एनसीपी पार्टी हमने सरकार को समर्थन दिया है. कुठेतरी आहे आपल्याला पॉझिटिव्हली सकारात्मक काम करणं गरजेचं आहे. आम्ही तो निर्णय घेतला. एक नक्कीच आहे की या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेब त्यांच्यावर आम्ही अनेक वेळा टीका पण केली, पण हे नाकारता येत नाही की आज अतिशय मजबूतीनं देशाचं नेतृत्व त्यांच्या हातामध्ये अतिशय सुखरूप आहे आणि ते जी कामं आहेत विकासाची, मग महाराष्ट्र सरकार असो किंवा भारत सरकार असो, विकासाच्या कामाला ताबडतोब निर्णय घेऊन किंवा जे काही अनेक प्रश्न जे आहेत त्या किचकट प्रश्नावर सुद्धा निर्णय घेऊन त्यांनी समाधान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विशेषतः माझ्यापुरतं तर बोलायचं झालं तर ओबीसीचे तर अनेक प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत आमच्या ओबीसीचे. आता हे ओबीसीचे प्रश्न जे आहेत हे जर सोडवायचे असतील तर भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याशिवाय तर सुटणारच नाही. ते करताय, परंतु आतमध्ये राहून जे आहे ओबीसी समाजाचे सुद्धा अनेक प्रश्न किंवा इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रश्न जे आहेत आम्हाला सोडवता येणार आहे. एक आता जे दादाने सांगितलं की पाटणाला सुद्धा जी काही मीटिंग झाली, आपण पाहतोय कोण याच्यावर रागवतोय, कोण त्याच्यावर रागवतो, हा निघून जातो, तो निघून जातोय, अर्धे येतात, अर्धे येत नाहीत. त्यामुळे आपण जे पाहिलं आहे की
एकूण या देशामध्ये हे सर्व पक्ष जे विरोधी पक्ष ते तरी कुठे एकत्र येत आहेत. आणि अगदी खरं सांगायचं म्हणजे आमच्या पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री 24मध्ये सुद्धा. आता जर या असं जर आहे तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे आणि आपले जे प्रश्न आहेत जनतेचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी आपण सगळ्या सरकारची मदत घेतली पाहिजे. आपण सरकारला मदत केली पाहिजे. उगाच रस्त्यावर भांडून जे आहेत हे प्रश्न काही सुटणार नाही आहेत. त्याच्यामुळे शासनामध्ये जाऊन जे आहेत हे प्रश्न सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. बाकी दादाने सांगितलं लोक आता आरोप करतात की यांच्यावर केसेस आहेत, कोणतरी बोलत केसेस आहेत म्हणून ते गेलेत. कोणावर केसेस आहेत? अजितदादावरच केसेस नील केल्या. माझी केस जी आहे महत्त्वाची ती सुटली. अनिल भाईदास त्यांच्यावर केस नाही. तटकरे मॅडमवर केस नाही. धर्मराज बाबात्राम केस नाही. दिलीप वळसे पाटील केस नाही. संजय बनसोडे केस नाही. कुणावर केस आहे बाबा? हसन मुश्रीफ आहे पण त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण त्याला पाहतोय की त्यांची केस सुद्धा एवढी चांगली आहे की त्यांना अजिबात अजूनही जे आहे त्यांच्यावर आरोप ठेवून जी कठोर कारवाई आहे ती कारवाई केली नाही कोर्टाने. त्यांना वारंवार ज्या कोर्ट जे आहे त्या तारखा पुढे ढकलत आहेत. याचं कारणच असं आहे की तेवढं मजबूत असं काही ठोस त्यांच्या विरुद्ध सापडत नहीं. ये सुद्धा खरं आहे. महाराष्ट्र सरकार में नए नए मंत्री बने छगन भुजबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात जो कही गई है अजित पवार की तरफ से वो ये कि हमने एनसीपी के तौर पर सरकार को समर्थन किया है, यानी वो खुद को एनसीपी का नया मुखिया बता रहे हैं. छगन भुजबल भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, हमने बतौर पार्टी बतौर एनसीपी सरकार को समर्थन दिया है. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको संबोधित कर रहे हैं अजीत पवार, जिसमें सबसे बड़ी बात जो उनकी ओर से कही गई है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए भी लड़ेंगे. और अपनी बातों में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी में निगलेक्ट किया गया है. उन्होंने कहा है कि जरूरत है, वो 24 साल से राजनीति में है, जरूरत है कि अब युवाओं को तरजीह दी जाए. ऐसे में और उनकी तरफ से ये बात भी साफ कर दी गई है कि और भी कई सारे लोग हैं जो उनसे संपर्क में है. शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी. अभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें अभी भी प्रफुल्ल पटेल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही जानी है. लेकिन राजीव इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं. राजीव, तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी तरफ से कही गई है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो कहना जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है, कहीं ना कहीं इशारा किया गया है कि नेग्लेक्ट किया गया उन्हें और अब उन्होंने तय कर लिया है कि बतौर एनसीपी ही वो जो मौजूदा सरकार है उसको समर्थन करने वाले हैं और चुनाव चिन्ह के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे. वो बिल्कुल, देखिए जो अजीत पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो पार्टी से निकले नहीं हैं, पार्टी से कोई बगावत नहीं की है, बल्कि वो एनसीपी में हैं. एनसीपी के तमाम विधायक उनके साथ हैं, तमाम नेता उनके साथ में हैं, सांसद उनके साथ में हैं. तो एनसीपी ने सरकार को समर्थन दिया है, ये बात उन्होंने कही. और बतौर एनसीपी पार्टी उन्होंने इस सरकार को यानी कि शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दिया है. तो जाहिर बात है कि अब एनसीपी के अस्तित्व को लेकर जब सवाल खड़ा होगा तो बात यहाँ होगी जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को लेकर जिस तरह से अभी तक खींचतान चल रही है कि असली शिवसेना कौन सी है. अब लड़ाई फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है कि असली एनसीपी कौन होगी. ये भी लड़ाई अगले कुछ समय तक चलती रहेगी. लेकिन अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि जो एनसीपी का एक खेमा है जो कि अजीत पवार के साथ में है, तमाम विधायक जो कि 40 से ज़्यादा है, सूत्रों की माने तो 45 से 47 ऐसे विधायक है. खुद अजीत पवार कह रहे हैं कभी शाम तक और भी लोग जो उनके संपर्क में हैं वो उनके साथ आ जाएंगे. तो जाहिर बात है कि जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं कि 40 के करीब विधायक यहाँ पर मौजूद थे राजभवन में, सिर्फ उतने ही विधायक नहीं है बल्कि और भी विधायक हो सकते हैं. राजीव, देखिए इसमें अब कहीं कोई शक नहीं रह गया कि ये एनसीपी के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी टूट है, सबसे बड़ी बगावत है. और अजीत पवार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि एनसीपी के तमाम विधायक, वो कहते हैं सारे विधायक उनके साथ मौजूद हैं और
ज्यादातर सांसद भी उनके साथ आ चुके हैं। बीजेपी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की वो बात कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इसी बात से की कि पिछले 9 साल से जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है और जिस तरह से उन्होंने अपना विकास का एक पैमाना सेट किया है, उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित है और उस विकास के सपने को साकार करना है। और पिछले 1 साल से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे फडणवीस सरकार काम कर रही है, उससे वो संतुष्ट है। इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना है, उन्हें पार्टी के विकास के लिए काम करना है, युवाओं को मौका देना है। और इसीलिए उन्होंने ये एनसीपी से बगावत की और उसके बाद में यह कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एनसीपी ही उनके पास में इस वक्त लगभग 45 से ज़्यादा विधायक उनके पास में, चूंकि 54 विधायक हैं एनसीपी के और अगर 45 से 47 विधायक अजीत पवार के साथ हैं तो अब एनसीपी पर तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर भी कोई अड़चन नहीं आएगी। क्योंकि अगर 2/3 से ज़्यादा विधायक किसी भी नेता के साथ में जाते हैं तो जो दल बदल का कानून है वो लागू नहीं होता। ऐसे में अब शरद पवार क्या करेंगे? शरद पवार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुणे में लेने वाले हैं थोड़ी देर में। चूंकि अजीत पवार क्या कुछ कहते हैं उस पर शरद पवार की नज़र होगी और उसी के बाद ही शरद पवार भी अपना रुख स्पष्ट करेंगे। लेकिन अब शरद पवार के लिए भी कोई चारा बचा नहीं है। ऐसे में शरद पवार क्या रुख अख्तियार करते हैं, इस पूरी जो अभी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से रविवार का दिन भूचाल आया, इस भूचाल का अंदेशा खुद शरद पवार को नहीं था। अमूमन रविवार के दिन अजीत पवार हो, सुप्रिया सुले हो, शरद पवार हो, ये तमाम लोग बारामती में रहते हैं। लेकिन अजीत पवार चूंकि मुंबई में थे, कल भी मुंबई में थे और उसके बाद आज वो बारामती नहीं गए। लेकिन राहुल, बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी है ना कि मामला सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार तक सीमित नहीं है। यहाँ पर पूरी पार्टी पर दावा ठोका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि तमाम विधायक, तमाम सांसद अजीत पवार के साथ हैं और जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया यानी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ नजर आ रहे हैं। बातें यहां तक हो रही हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। तो पूरी पार्टी ही हाथ से निकलते हुए दिखती नजर आ रही है शरद पवार के लिए। बिल्कुल निकलती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि अब ये जमीनी हकीकत है, ये सच्चाई ये हो चुकी है। प्रफुल्ल पटेल खुद शपथ ग्रहण में मौजूद थे। अजीत पवार के सरकारी आवास देवगिरी में के बंगले पर घंटों तक जो बैठक चलती रही उसमें मौजूद थे। लेकिन जब सुबह सवेरे यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तब किसी को अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब तक शरद पवार तक ये बात पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई शरद पवार की तरफ से। उन्होंने कहा अजीत पवार की बात जायज है, 6 तारीख को इस पूरे मामले पर पार्टी से चर्चा की जाएगी। वो संगठन में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, हर कोई पार्टी को मजबूत करना चाहता है। अजीत पवार भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन इस बार अजीत पवार शरद पवार की बातों में नहीं आए। जैसे ही शरद पवार ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की समीर, ठीक उसी वक्त उसी मिनट ये बैठक जो देवगिरी बंगले पर चल रही थी अजीत पवार की, सबसे पहले वहां से छगन भुजबल और बाकी नेता एक एक करके बाहर निकले। किसी ने मीडिया से बात नहीं की। जो अजीत पवार के साथ एक साए की तरह रहते अनिल पाटिल, उन्होंने भी बात नहीं की, बस मुस्कुराए और चल दिए।